अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेट्स टॉक अबाउट इस्लामिक बैंकिंग। इस्लामिक बैंकिंग के पिछले एपिसोड में हमने बात की थी ऑन द डिपॉजिट साइड। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे ऑन बिजनेस एंड ट्रेड फाइनेंस विच इज़ द एडवांसेस साइड ऑफ द इस्लामिक बैंक। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, किस तरीके से उन प्रोडक्ट को आप लोग अवेल कर सकते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इमरान उस्मानी साहब, हेड ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कंप्लायंस और शरिया एडवाइज़र है मीज़ान बैंक के। डॉक्टर इमरान उस्मानी साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। और इस पैनल पे हमारे दूसरे गेस्ट हैं अहमद अली सिद्दीकी साहब, ईवीपी हेड ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड शरिया कंप्लायंस मीज़ान बैंक। अहमद अली सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब, बातों का सिलसिला हम आपसे शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड्स में हमने बात की है डिपॉजिट साइड पर और हमने बात की थी कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कौन कौन से इस वक्त ऑफर कर रहा है इस्लामिक बैंक। लेट्स टॉक अबाउट द कॉर्पोरेट साइड ऑफ द इस्लामिक बैंक्स नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये कि जो सूदी बैंकों के अंदर तरीक़ेकार है वो ये है कि कोई इंसान किसी को कर्ज़ा दे और कर्ज़ा देने के बाद उसके बाद उस पर सूद चार्ज करे या लोन दे और लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करे। सही है। तो ये जायज़ नहीं है। यही एक कन्वेंशनल वे है जो कि बैंकिंग के अंदर तमाम सूदी बैंकों के अंदर किया जाता है। लेकिन इस्लामी बैंकिंग के अंदर दरअसल बात यह है कि इस्लाम ये कहता है कि आपके लिए सूद हराम है जी, और तिजारत के तमाम रास्ते खुले हुए हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, कि अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल करार दिया है लेकिन रिबा को हराम करार दिया है। तो अल्लाह ताला ने पहले हिल्लत का रास्ता बतलाया कि तुम्हारे लिए कौन कौन से रास्ते जायज़ हैं। तो बताया पूरा मैदान तुम्हारे लिए तिजारत का खुला पड़ा है। सही है। तो असल चीज़ है हिल्लत, और वो तमाम तिजारत के रास्तों से खुली है। अलबत्ता सिर्फ एक चीज़ जो तुम्हारे लिए नाजायज़ है वो है रिबा, कि तुम रिबा से अवॉइड करो, रिबा से बचो। सही है। तो अब तिजारत के अंदर बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं। आप तिजारत के अंदर कोई चीज़ ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं, तिजारत के अंदर कोई चीज़ किराए पे दे सकते हैं, तिजारत के अंदर कोई चीज़ आप कभी मुशारका या मुदारबा या किसी का पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो बहुत सारी किस्में तिजारत की आप कर सकते हैं। तो अब बैंक क्या करेगा, जो इस्लामी बैंक होगा, नाम तो उसका बैंक होगा लेकिन दरअसल वो एक ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट बन जाएगा, इंस्टीट्यूशन बन जाएगा, जिसके अंदर जो है वो फैसिलिटेट करेगा कि वो किसी तरीके से तिजारत में इन्वॉल्व हो जाए। सही है। अब जब वो तिजारतें करेगा तो तिजारतों में आपको मालूम है कि मुख्तलिफ किस्म की तिजारतें होती हैं। बाज़ होती हैं बहुत ही ज़्यादा रिस्की और बाज़ होती है कम रिस्की। सही है। ठीक है। तो डिपॉजिट साइड के ऊपर जो लोग पैसे डिपॉजिट करवाएंगे तो उनकी मंशा क्या है, उनका क्या मकसद है, क्या आया वो ये चाहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड हो चाहे लेस प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, या वो ये चाहते हैं कि हाई प्रॉफिट एंड हाई रिस्क, कि रिस्क भी ज़्यादा और प्रॉफिट भी ज़्यादा। ठीक है। तो होता ही है कि बैंकों के अंदर जो नॉर्मल डिपॉजिट होते हैं जैसे कि सेविंग अकाउंट्स या करंट अकाउंट या जो फिक्स डिपॉजिट, तो वो इस मकसद के लिए करते हैं कि हमारे पैसे जो है वो बिल्कुल सिक्योर्ड रहें और फिर उसके बाद उनको रिटर्न भी एक मुनासिब मिल जाए। ठीक है। तो उसके लिहाज से जो सबसे फीजिबल जो ट्रांजेक्शन मौजूदा दौर के अंदर लगी जो कि मार्केट के कॉम्पिटिटिव भी हो, तो ये मुराबहा और इजारा वगैरह है। ठीक है। वैसे अगर आप पैसे को मुशारका में लगाएं तो उस सूरत के अंदर वो वही बात है कि हाई रिस्क एंड हाई प्रॉफिट, कि आपका रिस्क भी ज़्यादा होगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो लेकिन फिर ये कि आप अपने क्लाइंट्स को, अपने डिपॉजिटर को ये बताएं कि फिर दरअकीकत आपके जो पैसे जा रहे हैं वो मुशारका में जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक लॉस के इम्कानात भी प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा बन जाएंगे बनिस्बत मुराबहा और इजारा के। तो खुलासा ये बात का कि इस्लामी बैंकिंग के अंदर जितने भी तिजारत के रास्ते हैं वो सारे खुले हुए हैं, लेकिन बैंक ये देखता है कि हमारे लिए कौन से रास्ते ऐसे हैं कि जो लेस रिस्की हैं और प्रॉफिटेबल भी हैं। और दो आप प्रोडक्ट्स कह रहे हैं कि मुराबहा और इजारा। हाँ, मुराबहा और इजारा इनिशियली ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उसके अलावा मुशारका भी इस्तेमाल किया जाता है, मुदारबा भी इस्तेमाल किया जाता है, सलम भी इस्तेमाल किया जाता है, इस्तिस्ना भी इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेड में तो इजारा का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं होगा या होता है? इसमें ये होता है कि बुनियादी तौर पे देखते हैं कि आया जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है वो शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म। ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है तो उमूमन मुराबहा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मुराबा जो है उसमें ये होता है कि आपने कोई चीज़ बेच दी है और डेफर्ड पेमेंट के ऊपर आपको 3 महीने में 6 महीने में आपको उसकी पेमेंट करनी है। ठीक है। लेकिन लीजिंग जो होती है वो आमतौर पर लॉन्ग टर्म बेसिस पर होती है, या डिमिनिशिंग मुशारका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी ज़रा लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर यूज़ किया जाता है। तो क्योंकि अगर आप या नॉर्मल मुशारका भी अगर करेंगे तो वो शॉर्ट टर्म नहीं हो सकता। अभी आपने पैसे लगाए, कल आप उससे कहते हैं मुझे पैसे वापस कर दो, अभी तो वो पैसे कमाएगा, फिर ब्रेक इवन होगा, फिर प्रॉफिट आएगा, तो तब जाके वो उससे रियलाइज होगा। ठीक है। अहमद, ये बताएं कि किस तरीके के एग्जांपल्स आप दे सकते हैं व्यूअर्स को ये समझने के लिए कि फॉर एग्जांपल
अगर जैसे डॉक्टर साहब ने बात की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो आप मुराबा की तरफ जाएंगे, अगर आपको अपने एसेट को फाइनेंस कराना है, मशीनरी को फाइनेंस करवाना है तो उस वक्त क्या आप इजारा की तरफ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे इमरान साहब ने कहा, और इस्लामिक बैंकिंग में हम यही करते हैं कि हम एक ट्रेडिंग हाउस होते हैं, ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन है। तो कस्टमर हमारे पास आता है तो हम उससे पहला सवाल ये पूछते हैं कि आपको जो फाइनेंसिंग चाहिए उसका मकसद क्या है। सही। अगर उसको रॉ मटेरियल लेना है यानी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो फिर उसका जो आसान तरीका है वो मुराबहा है। यानी बैंक बाजार में जाएगा, कस्टमर के बिहाफ पे या कस्टमर की रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए सामान परचेज करेगा मार्केट से। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक टेक्सटाइल की कंपनी हमारे पास आती है कि जी मुझे यार्न खरीदना है। सही है। तो बैंक यार्न परचेज करेगा मार्केट से, ठीक है, उसकी ओनरशिप लेगा, फिर उसको क्रेडिट पे सेल कर देगा कस्टमर को। ठीक है। तो इस तरह से हमने डेफर्ड पेमेंट पे सेल कर दिया और उसको फैसिलिटेट किया कि वो अपनी वर्किंग कैपिटल को पूरा कर सके। इस तरह अगर वही कंपनी कहती है टेक्सटाइल वाली कि जी मुझे अब एक्सपेंशन करनी है, मुझे अब यहाँ पे मशीन लगानी है, बहुत सारी लूम्स लगानी है। अब हम उस रिक्वायरमेंट को, क्योंकि आपको हमें पता है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो लॉन्ग टर्म होती हैं। अब उसके लिए आसान तरीका या बेहतर तरीका इजारा का है जो इस्लामिक लीजिंग कहलाते हैं। तो हम लीजिंग करते हैं 3 साल की, 4 साल या 5 साल की। और वो मोरलेस सेम है जो हमने पिछले एपिसोड्स में कार फाइनेंसिंग की बात की है। हमने जो फर्क पड़े थे कार फाइनेंसिंग के या जो बात डिस्कस किए थे, बिल्कुल वही, क्योंकि वो मोड तो वही है। इसमें बैंक ओनर होता है, बैंक उसको फिर ओनरशिप का रिस्क लेके रेंट पे दे देता है। ठीक है, मुराबा पे हम थोड़ा सा बात करते हैं मजीद तफसीलन। आपने कहा कि बैंक जो है कस्टमर के बिहाफ पे परचेज करता है और इसके बाद कस्टमर को दे देता है। तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी देखे हैं जहाँ पे बैंक के पास शायद एक्सपर्टीज ना हो, तो फिर क्या रास्ता है? क्या कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि वो कस्टमर को कैश पैसा दे दे और कस्टमर जाके वो चीज़ खरीद के बाद में बैंक को शो करे, या किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया जाए इस परचेज एग्रीमेंट में? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसमें डिपेंड करता है कि बिज़नेस की नेचर कैसी है, उसका जो प्रोसेसिंग है, उसकी जो वर्किंग है वो किस तरह से है और वो किस चीज़ में डील कर रहा है। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं, बहुत स्टैंडर्डाइज चीज़ें होती हैं जहाँ पे बैंक डायरेक्टली परचेज कर सकता है और फिर उसको सेल कर सकता है। लेकिन कुछ एक्सपर्टीज चाहिए होती है, जैसे आपने देखा कि इवन टेक्सटाइल में और यार्न में और बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए होती है, इसीलिए उनके पूरे परचेज डिपार्टमेंट्स होते हैं। अच्छा। अब बैंक के लिए ये पॉसिबल नहीं होता हर केस में कि वो खुद जाके हर चीज़ परचेज कर सके, तो इसका तरीका ये है कि हम अपने कस्टमर्स को अपना एजेंट अपॉइंट कर देते हैं। सही है। और एक एजेंसी एग्रीमेंट हो जाता है, तो वो हमारे वकील के तौर पर जाते हैं मार्केट में और जो बेहतर चीज़ दिखती है वो परचेज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे वो अपने लिए परचेज नहीं कर रहे होते, यहाँ पे वो बैंक के बिहाफ पे परचेज कर रहे होते हैं और उसका कब्जा ले आते हैं, अपने वेयर हाउस में ले आते हैं। इस पॉइंट इन टाइम पे जो गुड्स हैं ये बैंक की ओनरशिप में है। सही। तो इमरान साहब, बात वही है जो कि हम पिछले एपिसोड्स में डिस्कस करते रहे कि कस्टमर को किसी सूरत पर भी इस्लामिक बैंक जो है कैश नहीं हैंड ओवर करता ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो। इसमें बेहतर होगा थोड़ा सा अगर एक मरतबा मुराबहा की अगर थोड़ा सी एक केस के साथ, एक मिसाल के साथ एक वो हो जाए ताकि जो सामीन या जो देखने वाले हैं उनको क्लियर पिक्चर समझ में आए कि मुराबा है क्या। मुराबा दरअसल जो है वो इस्लाम में कहते हैं कॉस्ट प्लस ट्रांजैक्शन को। आप किसी भी चीज़ को अगर इस तरह बेचें, उसको ये बतलाएं कि तुम्हारी ये जो मैं तुम्हें बेच रहा हूँ तो इसमें मेरी कॉस्ट, परचेजिंग कॉस्ट, मेरी कीमत खरीद इतनी थी और मैं तुम्हें इतने की बेच रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं अगर कोई घड़ी बेचता हूँ तो मैं ये कहूँ कि घड़ी की जो कॉस्ट थी मिसाल के तौर पे 2000 रुपये थी और मैं तुमको इसको 2500 रुपये को बेच रहा हूँ ताकि ये 500 रुपये जो है इसके ऊपर प्रॉफिट है। अगर ये कॉस्ट ना बतलाई जाए तो ये ट्रांजैक्शन, अरबी में इसको मुसावमा कहते हैं, ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन जो हम जो खरीदो फरोख्त करते हैं जिसमें जो सेलर होता है वो कॉस्ट नहीं मेंशन करता, तो उसको अरबी ज़बान में मुसावमा कहते हैं या नॉर्मल या नॉर्मल ट्रांजैक्शन कहते हैं। लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन है पर्टिकुलरली ये इसलिए बनाई गई है ताकि ये जो बैंक का क्लाइंट है उसको ये पता हो कि बैंक जो उसको सेल करेगा तो उस बैंक की कीमत कॉस्ट कितनी आएगी और उसके ऊपर कितना नफा चार्ज करेगा। तो ये बुनियादी तौर पर है। तो इसमें होता ये है कि बैंक जो है वो कोई चीज़ पहले परचेज करता है, परचेज करने के बाद उसको क्रेडिट के ऊपर यानी उधार के ऊपर उसको नफ़े के साथ, एक मखसूस नफ़े के साथ जो नफ़ा बतलाता है कि 5%, 10% के साथ उसको बेच देता है। इसमें जो है वो ये जैसे अभी एजेंसी की बात आई कि एजेंसी कहाँ से आई, तो एजेंसी असल में ये होता है कि चूंकि बैंक खरीदता है चीज़ को और उसके कब्जे में लेता है और अपने रिस्क में लेता है, अपने ज़मान में लेता है, उसके बाद उठा के उसको क्लाइंट को बेचता है, तो उसकी वजह से उसको बाद औक़ात उसके बाद ये एक्सपर्टीज़ नहीं होती कि वो सामान ख़रीदे और ख़रीदने के बाद जो है वो उसको क्लाइंट को बेचे। तो इस वजह से वो बाद औक़ात वो बैंक अपने क्लाइंट को ही एजेंट बना देता है, अपना वकील बना देता है
कि तुम ऐसा करो, जाओ और बाजार से खरीद के वो सामान लेकर आओ और मुझे मुत्तला करो कि तुमने खरीद लिया। जब वो मुत्तला करेगा उस वक्त तक वो मेरे रिस्क में, मेरी ओनरशिप में रहेगा। जब वो बैंक को बता देगा कि मैंने आपके लिए सामान खरीद लिया है, उसके बाद बैंक और क्लाइंट के दरमियान एक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगा, यानी ईजाब व कबूल होगा इस बै का, इस खरीद फरोख्त का, इस ट्रांजेक्शन का, और उसके बाद वो ट्रांजेक्शन जो है क्लाइंट की तरफ वो मुंतकिल हो जाएगी और उसका रिस्क जो है। अच्छा, ये जो आपने एग्जांपल दी थी, फॉर एग्जांपल कॉस्ट आ रही है आपकी 2000 रुपए, बैंक पहले से बता देगा कि 500 रुपए मैं इस पे प्रॉफिट चार्ज करूंगा, तो टोटल प्राइस जो होगी 2500 हो गई, उसको आप जो है इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर एक कन्वेंशनल बैंक हो तो वहां पर वो जो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे होंगे वो कहलाता है सूद, जो कॉस्ट के ऊपर लेते हैं, वो 10% भी हो सकता है, 12% भी होता है, यहाँ पे आप उसको नाम देते हैं प्रॉफिट का। ठीक है, तो ये बताएं कि ये भी प्री डिटरमिन्ड हो गया, फिर जो भी इंस्टॉलमेंट्स है वो प्री डिटरमिन्ड फिक्स्ड रेट पर हो गई, और वो हम डिस्कस कर चुके हैं तफसीलन के, उसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे।